हाँ, शुरू कर सकती हैं। मदलिया जी शुरू कर सकती हैं। आज अरावली संवाद, हाँ, आप सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज अरावली संवाद मंच में हम डॉक्टर ब्रिजेश जी का वक्तव्य सुनेंगे। डॉक्टर ब्रिजेश जी ने जेएनयू से ही एमफिल और पीएचडी किया है। उनका एमफिल पे जो काम रहा है एमफिल में, वो अवधि लोक प्रदर्शनकारी कर रहा है, फरी पर काम रहा है। और पीएचडी का काम उनका अवधि लोक कलाओं कर रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया है और पत्रकारिता के अलावा वे सांस्कृतिक मंचों से जुड़े रहे हैं। अवधि विरहा का उनका अपना एक कंपनी है, करते रहते हैं। दरअसल लोक का अध्ययन कैसे करें, यह लोक साहित्य हिंदी साहित्य में एक अलग विभाग के रूप में भी आजकल प्रचलित है और काफी शोध कार्य भी इस क्षेत्र में हो रहे हैं। लोक और शास्त्र बनाम विवाद हो या लोक के अध्ययन की दिशा कैसी हो, और लोक गीतों, लोक प्रदर्शनकारी कलाएं हो या लोक कथाएं हो, उनको कैसे प्रश्न सूचक है, उतना ही विवादास्पद दिख रहा है। खैर, आज की इस वक्तव्य में डॉक्टर ब्रिजेश जी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनका शोध कार्य भी लोक कलाओं पर रहा है और वे कलाकार के तौर पर भी इसे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत आदर और प्रेम के साथ डॉक्टर ब्रिजेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे लोक का अध्ययन कैसे करें, इस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर ब्रिजेश जी। सबको नमस्कार कर रहा हूँ। आप जी। और मुझे थोड़ा उधर से धीमा सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप लोग ऊंचा सुन रहे होंगे। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए अच्छे से। ठीक है। हाँ, तो जी, जो लोग अभी जुड़ गए हैं, जो लोग जुड़ेंगे या जो लोग रिकॉर्डेड रूप में सुनेंगे, सबको नमस्कार करते हुए इस विषय पर सीधे आते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो इसकी अकादमिक बहसें हैं, उनके विस्तार में जाने की बातें भी हैं, पर मैं यहाँ उसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा। इधर इसी विषय में काम करते हुए जो जिस तरह से समझ में आ रहा है और उसको किस तरह से अध्ययन का विषय है वो, तो इसी सब के उदाहरण से मैं अपनी बात को रखने की उसका, और मानते हैं कि एक प्रारंभिक व्याख्या जैसी, शुरुआती बात जैसी एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये भी सोच रहा था कि इसको आप लोग सुन लेंगे, तो जिस तरह से आप लोगों की राय बात होगी, तो इसको, इस बातचीत को बुकलेट के ढंग से प्रकाशित भी कर सकते हैं। पहली बात यह है कि लोक कला क्या है। लोक से हम शब्द की भी उत्पत्ति इत्यादि में नहीं जा रहे, सीधे इस पे आइए कि लोक कला किसे कहते हैं। इसमें अलग अलग पक्ष हैं। लोक गायन है, लोक साहित्य है, लोक संगीत है, और इसकी तमाम और उपशैलियां हैं, वो सब बात है। पर यहाँ से आइए, देखिए, ये परिभाषा करने की कोशिश किया है
कि लोक कला का मतलब जनगण के उस स्तर की काव्यात्मक, संगीतात्मक और चित्रात्मक गतिविधियां हैं लोक कला का मतलब जनगण के उस स्तर की काव्यात्मक, संगीतात्मक और चित्रात्मक गतिविधियां हैं जो अशिक्षित हैं और जिनका शहरीकरण अथवा औद्योगिकरण नहीं हुआ है। Folk art signifies the poetical, musical and pictorial activities of those strata of the population which are uneducated and not urbanized or industrialized. इस परिभाषा पर गौर करने की जरूरत है। ये आर्नल्ड हाउजर हैं, उनकी किताब है कला का इतिहास दर्शन। उसका अनुवाद किया है गोपाल प्रधान ने। गोपाल प्रधान जी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आप जानते हैं। उनका एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है ये अनुवाद का, और यह लोक के लिए, लोक कला के लिए, लोक संस्कृति के अध्ययन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो उसमें जो लोक कला का चैप्टर है वहां ये बात डिफाइन की गई है, और ये बात बहुत नजदीक है कि उनका कहना है कि जो अशिक्षित हैं, अशिक्षित माने कि कोई ये पाठ्यक्रम वाली शिक्षा नहीं, जो लोग प्रभुत्वशाली विचार के प्रभाव में नहीं है, अब नकार की तरफ से नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या माने, उनकी क्या पोजीशन है। तो अशिक्षित हैं, अशिक्षित माने ब्लैंक होना नहीं है, अशिक्षित है वो भी एक विचारधारा में एक या जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह का समाज स्थितियां हैं, तो वो एक वहां भी तो एक वैचारिक स्थिति होती ही है। तो ये कि जो अशिक्षित हैं और जिनका शहरीकरण अथवा औद्योगिकरण नहीं हुआ है, उनकी जो काव्यात्मक, संगीतात्मक और चित्रात्मक गतिविधियां हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इसे लोक कला कहते हैं। इसमें और भी बातें जुड़ सकती हैं, पर मैं इसी को बढ़ाता हूं कि अगर आप इस बात के विस्तार में चलें तो एक चीज जो लगभग सभी लोक कला के सभी अध्येताओं ने स्वीकार किया है, वह ये कि जो लोक है, लोक चेतना है, लोक संस्कृति है, वह केवल उसी सामग्री से अपना संपर्क साधती है जो सबकी साझा हो। जो सबकी साझा हो, केवल उसी सामग्री कहने में आप मानिए कि वो सांस्कृतिक सामग्री, उसका एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है, उसका एक सामाजिक पक्ष भी है, उसका नैतिक और सौंदर्य बोधात्मक उसके पक्ष भी हैं, पर लोक की जो चेतना है या जिसमें लोक अभिव्यक्त हुआ, ऐसी कोई गतिविधि है या कार्यवाही है, तो उसको लोक तभी मानना चाहिए जब उसमें
हमारा साझा अनुभव जो सबकी साझी हो, वो साझा सभी स्तरों पर है। तो अब हम आपके सामने ये सवाल अगर रखना चाहें कि जिस दुनिया में, जिस समाज में, जिस सभ्यता, जिस परंपरा में हम लोग रहते हैं, जिस संस्कृति में, इसमें अगर ये तलाश करना चाहें कि इसमें साझा क्या क्या है, तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि इसमें साझा क्या है जो लोक का विषय है। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि महाभारतकार ने वन पर्व में एक बात महत्वपूर्ण बहुत कही है, जो इस मौके पर हमारे लिए और साहित्य के किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत काम की है, विचार के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए काम की है। वो ये कह रहे हैं कि जाति रत्न महासर्प मनुष्यत्वे महामते, संकरत्वात् सर्ववर्णानाम दुष्परिच्छेति में मति, सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, तस्माच्छीलम् प्रधानेष्टम विदुरे तत्वदर्शिन। मतलब ये है कि सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, सभी जातियों की महिलाएं सभी जातियों के पुरुषों से सदा जनन करती रही हैं। संकरत्वात् सर्ववर्णानाम दुष्परिच्छेद, ये पूरी माने पूरा समुदाय इस तरह से वर्ण संकर है कि इसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। तो जाति की बात थोड़ा, जाति रत्न महासर्प मनुष्यत्वे महामते तस्माच्छीलम प्रधानेष्टम, इसलिए जो विदुरीय तत्व, जो तत्वदर्शी हैं, वो इसलिए शील को अपना प्रधान इष्ट बनाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये महाभारत कब रचा गया, ये कहीं विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि यहाँ दी जा रही है, यह पदार्थवादी चेतना की अंतर्दृष्टि है। उनका कहना है कि अगर आप किसी के किरदार को समझना चाहते हैं तो आपको उसके शील का विश्लेषण करना होगा, शील पर ध्यान देना। शील माने चरित्र, और चरित्र माने क्रिया व्यापार। जो घटित हो रहा है, स्टोरी केवल नहीं, स्टोरी तो उसमें होगी ही और है ही, लेकिन जो तत्वदर्शी है वो उसकी घटना पर जाएगा, और घटना पर जाने का मतलब उसकी क्रिया व्यापार पर जाएगा। कहानी, और ये लोग जो कथा के क्षेत्र में जिसको कथानक कहते हैं, ये अरस्तु ने सबसे पहले इस बात की व्याख्या की है। तो
उसको विस्तार में कोई चाहे तो देख सकता है। तो ये जो क्रिया व्यापार है वो शील है, वही उसी को शील कहा गया है, उन्होंने अपनी पदावली में कहा है। और उसको और जो आधुनिक इधर जो मार्क्सवादी तरीके से जो लोग बोलते हैं, जो अधिक सटीक शब्द है वो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है। केवल स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो है ही, उसको क्रियान्वित रूप में देखना, उसको गत्यात्मक रूप में देखना। हर स्थिति का की एक गति है, हर स्थिति, इसको कहा ना कि हर स्थिति गतियों का पुंज है। तो ये चीज, और इसके लिए हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि दर्शन का जितना विवाद है, या कहिए कि तत्व चिंतन का किसी भी मनीषा का दुनिया भर में, वो इसी बात का है कि पदार्थ पहले है कि चेतना पहले है। इसमें से दोनों अनिवार्य हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता न, लेकिन यह विवाद, यह संघर्ष के रूप में, ये कहने को तो दर्शन की सतह पर है, लेकिन अगर आप इसके आदि भौतिक इसकी अभिव्यक्तियां देखें तो जाने क्या क्या हुआ है, कितनी कत्लो भारत हुई है इस दुनिया में। झगड़ा लेकिन इसी बात का है। और हम लोक कला के विद्यार्थी के तौर पर और लोक को समझने का, लोक है क्या, अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं तो हमारी सिफारिश ये है कि आप इस विषय को दर्शन की इस ऊंचाई से या इसी गहराई से देखें। और इस गहराई से देखने का मतलब ये है कि आप ये इस बात पर गौर करें कि यह विवाद, मैं आपको संक्षेप में इसकी कथा बता दूं तो समझने में आसानी होगी, कि वह जो ज्ञानात्मक चेतना का रूप स्वरूप था, जिसमें एक समय अपरिग्रह को की थीसिस आई, महावीर जैन मत इसी बात की उसकी उल्लेखनीय विशेषता है कि उन्होंने अपरिग्रह जोड़ दिया, और बुद्ध ने उस थीसिस को और आगे बढ़ाया जब ये कहा कि ये मसला तृष्णा का है, मसला तृष्णा का है, डिजायर का है, आप इसको हल कीजिए अपरिग्रह का सवाल और अगली जगह तक पहुंच जाए। जिस समाज में चिंतन का ये रूप स्वरूप था, वह समाज 1000 साल के, तकरीबन 1000 साल से अधिक के संघर्ष में जब प्रत्ययवादी चेतना ने पदार्थवादी चेतना को इस तरह से शिकस्त दिया उसने कि उसको जैसे खेल के मैदान से ही बाहर कर दिया। ये बौद्धों का, माने बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, इन दोनों का झगड़ा जो है, इन दोनों के झगड़े में प्रत्ययवादी विचार और पदार्थवादी विचार का जो संघर्ष है, वो आप देखिए कि 7वीं 8वीं शताब्दी में आकर के
बहुत सी स्मृतियां लिखे जाने के बाद, बहुत से पुराणों की रचना किए जाने के बाद, और आखिरकार अद्वैत वेदांत की थीसिस तक आकर के प्रत्ययवादी विचार जिस तरह से प्रभावी हुआ, तो उसने हमारी जो जीवन चेतना है, सारे जो सौंदर्य बोध से लेके नैतिकता से सामाजिक चेतना, ये सारे पहलू को उसने प्रभावित किया। और वो भारतीय संस्कृति का, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत ही निर्णायक क्षण हुआ, जिसमें ये परिघटना हुई। इतिहासकार इसको सामंतवाद के गठन के रूप में देखते हैं। सामाजिक जो समाजशास्त्री लोग हैं उसको बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष के रूप में देखते हैं। जिसका अपना जो विषय है उस तरह से इसको देखता है, लेकिन लोक कला के एक विद्यार्थी के तौर पर हम जब इसको, इस बात को देखते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस विषय को जिस तरह समझा है, अगर आप इस पूरी परिघटना पर गौर करें तो 7वीं शताब्दी, रामशरण शर्मा, इतिहासकार रामशरण शर्मा का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने यह जो बात कही है, एक क्लोज्ड माइंड खड़ा हुआ। 3री शताब्दी के बाद जो लैंड ग्रांट्स दी गई, उन लैंड ग्रांट्स ने जिस तरह का भौतिक प्रभुता जो कायम की, उस भौतिक प्रभुता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जो सांस्कृतिक प्रभुता के जो औजार विकसित किए गए, जिसमें मुख्य नाम लेना चाहिए भक्ति भजन भगवान का, ये जो देवस्थान केंद्रित जो समाज व्यवस्था हुई, सामाजिक जीवन में देवस्थान केंद्रित जो संस्कृति प्रभावी हुई, तो उसने, और ईश्वर विष्णु का अवतार भागवत पुराण, ईश्वर जिस तरह से स्टेब्लिश हुआ, पुनर्जन्म स्टेब्लिश हुआ, ये जो परिघटना है पूरी, इसने जो बंद बुद्धि क्लोज्ड माइंड खड़ा कर दिया, उसने निष्ठा को, लॉयल्टी को, सरेंडर को, क्षमा को, दया को मूल्य मान लिया। करुणा ममता ये भेदभाव का मूल्य है, लेकिन वो जो हमारी लोक चेतना है और थी, इतिहास के इस जंक्शन पर उसने वो इसमें उलझी, और यह उलझाव इतना गंभीर हुआ कि आप समझिए कि वो एक सांस्कृतिक तख्ता पलट की तरह की स्थिति खड़ी हुई। समूचा उसकी सौंदर्य चेतना, उसकी वो आत्मघात में चला गया। उसने हीनता को, निम्नता को, दास्य भाव को जिस तरह मूल्य की तरह स्वीकार किया, भक्ति को लोग रस बता दिए, तो ये जो परिघटना हुई, इसने जो एक कल्चरल शिफ्ट खड़ा हुआ, और खास तौर पर हमारे मध्य देश में खड़ा हुआ, जिसको आप हिंदी क्षेत्र आज की तारीख में कहते हैं, ये पुराने समय का मध्य क्षेत्र है। और इसी मध्य क्षेत्र में खास तौर पर ये परिघटना घटित हुई। ये इसके लिए आप विस्तार से देखना चाहें तो आर.एस. शर्मा ने इसका बहुत डिटेल अकाउंट दिया है। सामंतवाद की उनकी थीसिस से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन जो क्लोज्ड माइंड की थीसिस है,
जो उनकी किताब है द अर्ली मेडिवल इंडिया, तो उसमें इस बात को आप देख सकते हैं, ये विस्तार से उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया है। और दूसरे इतिहासकारों के यहाँ भी यानी इस बात पर, डीडी कौशाम्बी के यहाँ भी इस बात से की सहमति है कि सामंतवाद की ओर जब चीजें आगे बढ़ गई तो एक दूसरी तरह की परिस्थिति समाज में खड़ी हो गई। हम इस बात को इसलिए कहना चाह रहे थे आपसे कि लोक में हमारे खास तौर पर अवधी लोक के हवाले से अगर कहें तो जितनी प्रचलित शैलियां हैं और अभिव्यक्ति के जितने रूप हैं, उनके यहाँ उनके स्ट्रक्चरल ऑपरेशन में एक मरहला वो है जब 8वीं-9वीं सदी में इन शैलियों का यानी इनके रूप से अंतर वस्तु तक में एक गंभीर बदलाव हुआ। और दूसरा मोमेंट उनके यहाँ 14वीं-15वीं शताब्दी में आया, जब यहाँ उत्तर भारत में खास तौर पर जो सगुण धारा की चेतना है, प्रत्ययवादी विचार, जो आदर्शवादी विचार है, वो अपने उरूज तक पहुंच गया। तो हिंदी के विद्यार्थी के तौर पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस भक्ति काल को सांस्कृतिक जागरण का काल कहा जाता है, अगर आप लोक चेतना के विद्यार्थी की हमारी निगाह से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बात ठीक एकदम उल्टी है। ये सांस्कृतिक नाश का पीरियड आपको दिखलाई पड़ेगा। बात थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन और आज की तारीख में आप खड़े होकर के देख लीजिए तो 7वीं-8वीं शताब्दी में जिस संस्कृति की, जिस परंपरा की, जिन रिवाजों की, जिन रीतियों की, कर्मकांड अनुष्ठान पहले भी था, गीत गान पहले भी था, नृत्य की, काव्य की शैलियां पहले भी थी, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए उस समाज में, उस समाज के जीवन में, उस समाज की भौतिक स्थितियों में, कि वह मनोदशा कायम हुई, वह चेतना गठित हुई, ऐसे विचार पनपे और आगे बढ़े कि जिन्होंने हीनता को, निम्नता को, दास्य भाव को, समर्पण को, निष्ठा को मूल्य की तरह स्वीकार कर लिया। इस रास्ते जो लोग चले वो अंधेरे और अज्ञान के सफर पर निकल चले। वो अपने ही आत्मघात में जुट गए। जो लोग आज की तारीख में भी क्षमा दया का जीवन जी रहे हैं या करुणा ममता की कविताएं लिख रहे हैं या रचनाएं कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ये लोग तो सामंतवाद कर रहे हैं। ये सामंतवाद जो भारतीय, हमारे खास तौर पर उत्तर भारतीय समाज में जिस रूप में गठित हुआ है, इसके बहुत ही दिलचस्प डिटेल हैं। इसके लिए आप खास तौर पर इतिहास की किताबों को, लोक कला के विद्यार्थी के तौर पर हमने जो अध्ययन किया तो उसमें पाया कि इतिहास की जो किताबें हैं उनमें ये बात अधिक समझ में आती है बजाय लोक पर लिखी किताबों की। और लोक हिंदी में
कहना चाहिए कि ये काम बहुत कठिन है। हिंदी का विद्यार्थी आज की तारीख में भी लोक के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता, और ये जो बहुत मशहूर कुछ लोग बताए जाते हैं, आप हमारी बात को गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग विरोधी हैं। तो हम आपसे इसीलिए गंभीरता से ये कहना चाहते हैं, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये मान करके कि ये से हमारी बात को बहुत से लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे। ये एक दस्तावेज है, रिकॉर्ड हो रही चीज है, और हमारी आलोचनात्मक चेतना के संकट का मामला है, हमारे सामाजिक बोध के फंस जाने का मामला है, हमारी वैचारिक बंदी का मामला है। इसीलिए लोक का अध्ययन करना या लोक के बारे में कुछ कहना इतना कठिन है। जो चेतना आत्मघात में उलझी हुई है, जो अपने ही सबऑर्डिनेशन को सेलिब्रेट कर रही है, आप उसका गठन किस रूप में हो रहा है और किस रूप में उनकी वायदा की दुर्गति हो रही है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प भी है और दारुण भी है। जितना अभी जैसे अगर इसके जैसे कि इन्होंने कहा कि जिसको लोकगीत कहते हैं, वो उस तरह के अभिव्यक्तियां हैं जिसमें कुछ नीति वचन कहे जा रहे हैं या जिसमें कुछ शुभ विचार प्रकट किए जा रहे हैं सबकी भलाई के बारे में, या इस तरह की जो बातें हैं। बाकी जो लोकगीत प्रचलित हैं उनको आप देखें तो वो शिक्षितों की भाषा में है। शिक्षित लोग जो है, शिक्षित माने, शिक्षित जब कहें तो शिक्षित का मतलब विचार की शिक्षा, किताब की शिक्षा नहीं। किताब की शिक्षा भी विचार की शिक्षा का हिस्सा है। किताब से शिक्षित होकर के भी हो सकता है कुछ लोग विचार से अशिक्षित हों या कुशिक्षित हों। यहाँ तो ज्यादा कुशिक्षित की समस्या है, तो इसलिए शिक्षित का मतलब एक वैचारिक स्थिति। तो ये जो शिक्षित हिस्सा जिस तरह समझ रहा है इस बात को, इसको मैं आपके सामने ये जो एक कहानी हमने बताने की आपको खास तौर पर मैं मान रहा हूं कि जो लोग लोक के बारे में कुछ नहीं पढ़े, अगर वो हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो उनके सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम कोई सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, और ये जो ऊपरी झांव तमाम तरह की है तेरे मेरे की, हम उससे अधिक गंभीर गहन एक चीज की बात करना चाहते हैं। और अगर इस पहलू को आप देखना चाहते हैं तो इसको कुछ लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी रिलेशन की बातें कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी रिलेशन किस तरह से बदला, किस तरह से विकसित हुआ, या प्रोडक्शन रिलेशन किस तरह से आगे बढ़े सभ्यता के, संस्कृति की विकास की प्रक्रिया में। तो हम उस बात को थोड़ा परे ही रखना चाहते हैं। बात है, लेकिन मुख्य बात जो सांस्कृतिक है, जिसको सांस्कृतिक कहते हैं, वो सांस्कृतिक ये है कि आप विचार के और पदार्थ के जो झगड़ा है, यानी दर्शन की सतह पर आप उस विषय वस्तु का मूल्यांकन करें, देखें कि वह लोक किस तरह से है। और एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जो
ये आत्मघात में उलझी हुई चेतना है, ये जो आत्म तत्व से डिस्कनेक्ट स्थिति है, ये साझा है, यही हमारी साझा है। और इसी साझे की जो व्यक्ति है वो बहुत दुखद है, बहुत दारुण है, उसमें गलत सही भी है, उसके लाभार्थी भी हैं, उसके पीड़ित भी हैं। लेकिन लोक कला का, लोक का विद्यार्थी जब इसको देखेगा तो इस परिघटना को उसका जो स्वर है, इस आत्मघाती ऐतिहासिक स्थिति का जो राग है, उसको हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो विदेशिया की धुन के रूप में है। और विरहा खास तौर पर ये उसकी धड़कन है। वो एक ऐसी पुकार है, वो इस तरह की गुहार है, वो सामूहिक चेतना की हमारी वो चीत्कार है, जिसमें अपने से ही जो खुद से डिस्कनेक्ट हो गया है, उसी से जुड़ने, उसी को फिर पाने, उसी से मिलने की अकुलाहट और बेबसी, दूरी, विछोह, दुख, पीड़ा, आर्तनाद, ये सारे पहलू जहां आ रहे हैं, जिस जगह आए हैं, जो कवि तो सर जो आप बात, हाँ जी बोलिए। सर ये कह रही हूँ, जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो आत्मघाती प्रवृत्ति है, उसके आपने कई कारणों की पहले भी जिक्र की। हाँ जी। हालांकि उस पर भी मैं अभी प्रश्न आपसे पूछूंगी बाद में। आपको पहले मैंने कहा कि आप पूरी बात अभी रख ले तब। तो इसके निवारण क्या है और इसके जो मुख्य कारण क्या है, उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। निवारण के पहले क्या बोलिए, इससे निवारण क्या है? और कारण कारण मुख्य कारण आपने जो पहले गिनाए, हाँ, वो उस पर तो अभी थोड़ा सा विवाद है, मैं आपसे वो प्रश्न बाद में पूछूंगी। हाँ 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 हाँ, इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये बात, इसमें और भी उदाहरण दूंगा मैं अभी पहले एक जरा कहानी बता देना चाहता था, उसके बाद मैं अभी इसमें कुछ पीछे से भी, कुछ और आगे से भी उदाहरण दे करके अपनी बात को रखूंगा, तो ये पूरी बात ये साफ होगी। इसको जितना कुछ कह रहा हूँ, इसको एक स्टोरी की तरह ही समझें। और सर वो ठीक है, लेकिन 40 मिनट हो गए हैं, तो हम चाहते थे कि थोड़ा उसको आप कंस्ट्रक्ट करके बोलते तो हमारे प्रश्नों के लिए भी रहता स्पेस। ओके, अच्छा 40 मिनट हो गया, ये तो समय का तो 40 मिनट का तो पता ही नहीं चला। देखिए, ये इनका कहना है कि पहले वो बात पूरी हो जाए। हाँ जरूर, आप हाँ, ये हम ये कह रहे थे कि जैसे इस स्थिति का जो, जैसे ना एक पूरी मनोदशा है, उसका राग है, उसकी धुन है। हमारे यहाँ हिंदी में खास तौर पर, और अवधि के लोक कवि के हवाले से कहें तो, इस पूरी बात को अगर आप विजुलाइज कोई करना चाहता है तो उसको इनइक्वल ऑर्डर में, इस भेदभाव की संस्कृति और परंपरा में, उससे इससे अपने को अलग करना पड़ेगा। आप इसमें रह करके, और वो अलग लोग वही विद्रोही हैं। कबीर ने 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि एक तो कबीर के यहाँ से, दूसरा ये है कि सतीश चंद्र ने इस बारे में लिखा है कि किस तरह से किन शक्तियों ने 8वीं-9वीं शताब्दी तक आते आते इस तरह का समाज गठित कर दिया कि
जिसमें खास तौर पर जो ये वज्रयानी है, नाथपंथी संप्रदाय के लोग हैं, इनकी कविताओं में जिस तरह से प्रोटेस्ट आया है, और ये सरहपाद के यहाँ से ही आप देखिए, जिसको हम ये बार बार आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि जिसको कि बंद बुद्धि खड़ी कर दी, वो बंद बुद्धि उसका जो दूसरा पक्ष होना चाहिए था हमारे दार्शनिक सांस्कृतिक मत के मुताबिक, वो दूसरा पक्ष जैसे उससे बाहर हो गया खेल से। तो जिस वजह से जो स्थिति खड़ी हुई, उसमें ये कहना है कि ये सरहपाद ने ये कहा कि णौ तम बा अति गुरु कहै, णौ तम बुझै शीस, सहजा मिव रस सअल जगु, कासु कहिजे कीस। ये कह रहे हैं कि उस बात को न तो गुरु बता रहा है और न तो शिष्य जो है वो बूझ रहा है। णौ तम बात गुरु कहे, णौ तम बुझै शीस, सहजा मिव रस सअल जगु, कासु कहिजे कीस। ये लोग उस स्थिति का सामना कर रहे थे कि जिसमें जिसको ये कहा कि ये क्षमा दया की संस्कृति कायम हो गई, करुणा ममता की संस्कृति और मूल्य और विचार स्थिर हो गए। तो यह स्त्रीकरण जो है, इस स्त्रीकरण का बहुत ही हमारी चेतना के साथ, हमारे आज की तारीख में भी जो लोग हिंदूवाद आज भी नहीं समझना चाहते, वो लोग इस मूल्य व्यवस्था के जो अवतार हैं, ये उनके सोचने के, उनके विचारने के, काम करने के ढंग को देख लें। यही उसकी हकीकत है। और उस हकीकत का एक पहलू ये है कि जैसे महाभारत और रामायण ये संपत्ति तंत्र के झगड़े की रचनाएं हैं। दोनों जगह सत्ता और संपत्ति का झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े में महाभारतकार का कहना है कि लूले लंगड़े ही नहीं, दुर्योधन दुशासन ही नहीं, अश्वत्थामा भी पैदा होता है। तो जो 8वीं शताब्दी के बाद संपत्तियों पर, सत्ता पर वर्चस्व के लिए जो झगड़ा खड़ा किया गया, उस झगड़े में भी अश्वत्थामा पैदा होता रहा है, फिर पैदा होता रहा है। ये उस झगड़े की समस्या है। वो झगड़ा प्रॉपर्टी जो आप कह रही है ना कि इसका समाधान क्या, प्रॉपर्टी रिलेशन को आप ठीक नहीं करेंगे तो दार्शनिक प्रणाली को और सामाजिक विचार को ठीक समझ भी नहीं पाएंगे। हिंदी का हाल तो यही है भाई। हिंदी की स्थिति ये है कि हिंदी आलोचना में आज की तारीख में भी भक्ति को जो लोग जागरण मानते हैं, मान रहे हैं, तो वह तो राष्ट्रवाद की अखंडतावादी विचार से संचालित हैं। वो भक्ति को कैसे समझ पाएंगे? उसी भक्ति में जो जागरण ही नहीं, जो नाश घटित हो रहा है, वो सगुण भक्ति का चरमोत्कर्षी था जिसने रीतिवाद को जन्म दे दिया। और आज तक ये उसके बारे में व्याख्या नहीं हो पाती कि वो रीतिवाद कि क्यों आया। वह एक पतित अवस्था थी। वह दार्शनिक चेतना का, हमारे ऐतिहासिक बोध के पतन की बात है वो। तो बात ये किसी लांछित करने या ये किसी को कमतर बेहतर बताने से हमारा मतलब वो नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि यह विवाद, दर्शन और विचार का यह विवाद जो, और इसको हम अगर सीधे कह दें तो ये कि आप कोई क्लास को, वर्गीय स्थितियों को किस गंभीरता से समझ रहा है, उसी गंभीरता तक वो उस समाज की मूल्य व्यवस्था को और उसकी तमाम संरचनाओं को और उनकी कार्यप्रणाली को भी वो विद्यार्थी देख सकेगा।
ये बात जितना वर्गीय स्थितियों में फंसे हुए लोग इस बात को हिंदी में नहीं देख पा रहे हैं। जितनी आलोचना की जा रही है, की गई है, क्योंकि उसमें सामंतवाद संबंधी जो बहस है वो अभी भी दाखिल नहीं है, और सारे लोग उसी राष्ट्रवादी अखंडतावादी विचार से काम चला रहे हैं। जो प्रगतिशील आलोचना है वह भी उसी दायरे में है। तो इसलिए हिंदी के विद्यार्थी के लिए लोक को समझने की चुनौती अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। रामचंद्र शुक्ल ने ये अलबत्ता कहा है कि लोकगीतों के संग्रह के काम में केवल उन्हीं लोगों को हाथ लगाना चाहिए जिनकी ऐतिहासिक दृष्टि हो। तो वो ऐतिहासिक दृष्टि जो बहरहाल खुद उनकी भी नहीं है, जिस दृष्टि से उन्होंने लिखा है वो तो ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिखा गया है, लेकिन कहा उन्होंने भी। तो लोक के अध्ययन का सवाल इसीलिए एक जैसे आप बड़े कैनवस में चीजों को रख कर देखना होगा, इसको आप छोटे दायरे में इसको नहीं रख करके अगर आप देखेंगे इसको, इसने इन्होंने कहा ना कि ये जैसे भाषा का, लैंग्वेज का जो मसला है कि जो अवधि और पर्शियन के बीच में रूपकों की जो आवाजाही आज की तारीख में भी है, वहां भूगोल की कोई बाउंड्री काम नहीं करती है। तो ये जो भाषा का जो क्रिया व्यापार है, ये इसमें बैटरी थोड़ी गिरती हुई दिखा रहा है, मैं इसको इधर लगा देता हूँ। तो उसी तरह से लोक का अध्ययन किए जाने की भी जरूरत है ना, कि आप उसमें उसी गंभीरता को देखा जाए। और जो जिसको इसमें एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, दो तीन किताबों का नाम लेना चाहता हूँ। एक किताब ये हमने बताया ही आपको कि अर्नल्ड हाउजर की है, कला का इतिहास दर्शन, और दूसरी किताब ये व्लादिमीर प्रॉप की है, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ फोकलोर, और तीसरी किताब लेवी स्ट्रास की है। हमने अपने तजुर्बे से लेवी स्ट्रास की किताब का क्या नाम आपने बताया? स्ट्रक्चरलिज्म करके है वो किताब। मैं अभी इसमें हमारे पास है, लिखा हुआ है। मैं सर जैसे आप बोल रहे थे कि सामंतवाद का, डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते समय इस सामंतवादी प्रवृत्ति का जिक्र किया है। उनकी किताब इतिहास में स्त्री में वे लोक कलाओं और फेरी गाथाओं की जो रचनाएं ढूंढ करके लाती हैं और जिस ढंग से बात करती है, मैं इसलिए यहाँ पर उद्धृत करना चाहती थी, जैसे आप बोल रहे थे कि हिंदी में काम नहीं हुआ है इस ढंग का। तो डॉक्टर सुमन राजे की किताब अगर पढ़ते हैं हम, इतिहास में स्त्री, तो इसमें उन्होंने कई ऐसे मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो और रमाशंकर शुक्ल रसाल हो, उनकी आलोचना की है। तो सामंतवादी प्रवृत्ति का यहाँ पे जिक्र मिलता है, और वे जो स्त्री रचनाकार हैं जो इतिहास, साहित्य इतिहास से पूरी तरीके से उपेक्षित कर दी गए, उन रचनाकारों की रचनाएं भी ढूंढ करके लाती हैं, उनके नाम भी गिनाती हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण किताब है। और एक प्रश्न जो मेरे मन में है, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बीच में है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। जैसे आप बताते हैं कि करुणा, दया, ममता और प्रेम तो आप नहीं करते हैं, करुणा, दया और ममता को मूल्य मान लिया गया। तो क्या ये अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष के मूल्य नहीं है? आपका इशारा किस ओर है? क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ कि ये व्यक्ति के अपने जो उसका ये चारित्रिक उत्थान तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो उसका इंसान होने के नाते, जैसे कि बुद्ध भी करुणा की बात करते हैं, तो बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं वो इंसान के जो चरित्र को होता है और प्रबल बना देता है। लेकिन इसी करुणा, दया, ममता का जब राजनीतिक लोभवश उसका टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है,
तो यह मूल्य दास्ता का प्रश्न बन जाता है। मुझे जहां तक समझ में आता है कि ये इस ढंग से है, अपने आप में ये दास्ता का मूल्य नहीं है। क्या आपका कहने का यही मतलब था? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक तो ये कि बुद्ध जो है, बुद्ध की विशेषता तृष्णा है, करुणा नहीं। बुद्ध को जब करुणा अवतार बताया गया तो जिन लोगों ने उनको करुणा अवतार बताना चाहा, वो बुद्ध को ठग रहे थे। करुणा जो है विशेषता है, सामंत की विशेषता है। करुणा 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 प्राप्त करने के लिए दुखी नहीं आदमी चाहिए। नहीं, बुद्ध बुद्ध ना का मूल करुणा है। बुद्ध का ही ये मत है कि प्रेम का मूल करुणा है। मैं यही बात स्पष्ट कहना चाह रही हूँ। अच्छा, क्या व्यक्तिगत संबंधों में या व्यक्ति विशेष के लिए दया, प्रेम और ममता जैसे मूल्यों की जरूरत नहीं है? दूसरी बात, आपने जो एक जगह पे कहा कि करुणा, दया आदि स्त्रीकरण, इन मूल्यों का स्त्रीकरण कर दिया गया, तो क्या ये मूल्य सिर्फ स्त्रियों के अंदर ही होते हैं कि या फिर समस्त मनुष्य जाति के अंदर? ये बात एक आपत्तिजनक जो मुझे लगी आपकी, स्त्रीकरण आपने शब्द का इस्तेमाल किया एक जगह पर। स्त्रीकरण, हाँ, स्त्रीकरण, करुणा, दया, हाँ करुणा, दया आदि मूल स्त्रीकरण कर दिया गया। स्त्रीकरण, इन मूल्यों के स्त्रीकरण, हो सकता है बाई मिस्टेक आपने इस्तेमाल किया हो, मैं ये शब्द नहीं लेकिन कह रहा था। देखिए, आप हमारी बात समझिए, बात शब्दों की नहीं है। बात ये है कि जो भेदभाव का समाज रचा गया, उस भेदभाव के समाज को विचार में स्थिर करने के लिए जो संरचनाएं खड़ी की गईं, उन संरचनाओं ने जिस मूल्य व्यवस्था मतलब नियम, हमारा सामाजिक जीवन जिन नियमों से संचालित है, वो आज की तारीख में भी आप देख लीजिए कि वो किस दिशा में है। तो उस समय बिल्कुल आपकी बात तो आज की तारीख में देखी जा सकती है। जिसको धर्म के गुण कहते हैं, धैर्य, क्षमा, दया, उसको धर्म बता दिया। जिस मूल्य व्यवस्था ने उसको आत्मघात में ढकेला, उसको ये मनवा दिया कि हम ही नीच हैं और भगवान ने हमको हमारी भलाई के लिए नीच बनाया है, उसको बता, जो शर्म की बात थी उसी को गर्व की बात बता दिया। ये उल्टा, इसमें आत्मघाती यही है कि करुणा जो है, रामचंद्र शुक्ल ने बाकायदा निबंध लिख करके इसीलिए उसकी व्याख्या कर दी है ताकि किसी को गफलत न रहे। वो अपनी बात कह रहे हैं। उनका कहना है बहुत महत्वपूर्ण गुण इसीलिए है क्योंकि उसमें दुखी आदमी चाहिए, और इसी दुखी आदमी की तलाश इन करुणा के प्रवक्ताओं को बुद्ध तक ले गई। और बुद्ध को, तृष्णा के विशेषज्ञ को, डिजायर के बारे में, डिजायर माने अनुभूति, जिसको इधर आकर के कहा गया अनुभव की इतनी व्याख्या की गई है ऐसी अनुभववादियों के लिए, इसीलिए बुद्ध बहुत प्रिय लगते हैं। तो वो तो उनको फंसाने के लिए खड़ा किया गया ना भाई, दुख की बात। बुद्ध की विशेषता कामसूत्र निपात में ये सब बातें डिटेल में है। यहाँ पे एक तो नोट्स लेके बैठना पड़ता है और इसमें फिर तो ये, इसलिए इस मूल्य तंत्र को, ममता को, स्त्री को ममता के फेर में उसको माता बना करके ठग लिया भाई। उसको किसी भी तरह से अधिकार संपत्ति से वंचित करके मालकिन घर की बना दिया और उसको किसी तरह के अधिकार संपत्ति से वंचित कर दिया। ये क्या है भाई? कौन सी ममता है ये? ममता के बारे में इसीलिए जितनी कविताएं, जितनी बातें कही जा रही है, ये सब स्त्री विरोधी हैं। करुणा के बारे में प्रगतिशील कविता ने सब, जितने बहुत से प्रगतिशील कवि हैं, सब करुणा की बातें कर रहे हैं, करते रह रहे हैं। इनको ये कभी एक समय पता चलेगा कि ये तो सामंतवाद कर रहे हैं, ये तो जन विरोधी बात है। ये इतनी गफलत, हम ये कह रहे हैं ना, ये जो इतनी गफलत है, ये गफलत उसी क्लोज्ड माइंड से आ रही है
जो लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जो लोग जाति विमर्श कर रहे हैं, ये सब वैचारिक रूप से उलझे हुए लोग हैं। लोक के विद्यार्थी का ये बयान है, आप हमारा पैरेलल देख लीजिए। हम कोई माने जी किसी टेररिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं जी सर, आपकी बहुत सारी बात से सहमत होते हुए भी मैं कुछ मेरे प्रश्न है और कुछ बातों से मैं सहमत भी हूँ। जैसे कि आपने साझी विरासत की बात की और पदार्थवादी चेतना और जो पदार्थ और चेतना के द्वंद्व की बात की, वो भी समझ में आता है। और आपकी यह बात भी समझ में आती है कि जो जाति और भेदभाव की जो राजनीति है, जो भेदभाव का समाज है, जब तक वो नहीं खत्म किया जाएगा तब तक समानता स्वतंत्रता की बात कहना बेमानी है। तब तक जो भी हम साहित्य के अंतर्गत जिन बड़े उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं या देखते हैं कि एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके, वो भी असंभव है। लेकिन ये मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया कि ये करुणा दया ममता को मूल्य बना दिया गया स्त्री के परिप्रेक्ष्य में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि उसको महिमा मंडित कर दिया गया है, उसका एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि व्यक्ति विशेष की भी ये मूल्य है और व्यक्ति विशेष के मूल्य को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया करके उसको जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि इंटरनेट हो गया। इंटरनेट अपने आप में बुरी चीज नहीं है, वहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन जो लोग इंटरनेट का प्रयोग करके अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी फैलाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के अश्लील वीडियो बना के वो कर रहे हैं, तो उस टूल का इस्तेमाल जो इस ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट अपने आप में गलत तो नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ, मेरा कहने का यह मतलब है कि जो मानवीय मूल्य तो हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि जरूरी है। दया की बात अगर आप करें तो दया, वाकई में दया करने की जरूरत क्यों पड़ी जब सबके अधिकार, क्योंकि ये सारे मूल्य अलग अलग हैं और इन सब अलग अलग व्याख्या की मांग करते हैं। दया की जब हम बात करें तो दया हम दूसरों पर तब करते हैं जब वो हमसे कोई मतलब कि निम्न स्थिति में है, उसकी आर्थिक हालत निम्न है, तो किसी भी निम्न हालत में है। हाँ, तो और लेकिन करुणा की जो बात आती है, करुणा मुझे लगता है कि मानवीय भावनाओं का हिस्सा है और जो मेरे समझ में आता है। और इसको जो लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल करके दासत्व धर्म को और एक अपनी राजनीतिक स्वार्थ लोभ बस इसको बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, जैसे आज के समाज में भी हम देख रहे हैं। और अभी जो पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, सुनो इसमें किसी हाइपोथेटिकल बात की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है किसे तुझे क्या लगता है, बात ये है कि इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, पाब्लो नेरुदा से लेके और दुनिया भर के कवियों ने, विचारकों ने इस मनस्थिति के बारे में लिखा है। और हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार की जब व्याख्या की है तो वो जिस जगह उलझाना चाहते थे उसमें ये कामयाब इस तौर पर हो गए हैं कि आपको आप अब भी देखो, आप भी कह रही हो कि वो वैसे तो मानवीय तौर पर तो बहुत ठीक लगता है। वो जो ठीक लगता है ना, यही तो बेठीक है। ये पूरा हम आपसे कह रहे हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इस बात पर सामंतवाद को, भेदभाव को, इनइक्वल ऑर्डर को जब तक इस बहस को नहीं समझा जाएगा, हिंदी के विद्यार्थी के यहाँ, भाई आप समझिए, इस मूल्य बोध ने सांस्कृतिक स्तर पर एक पागल खाना खड़ा कर दिया है। इस पागल खाने में कौन क्या कर रहा है वो खुद नहीं जान रहा है। इन पागलों के बारे में, इनकी हकीकत को समझना, इनको देखना, इनका गाना गाना, ये बहुत शर्मनाक स्थितियों के रूबरू होना है। हिंदी में इसीलिए कवि होना कोई मामूली काम नहीं है। पागल खाने में कोई सचेत आदमी कैसे रह सकता है? इस सांस्कृतिक, अगर हम इसीलिए दार्शनिक प्रणाली की बात कर रहे हैं, वैचारिक स्तर की बात कर रहे हैं,
ये जो बंद बुद्धि खड़ी हो गई, इस बंद बुद्धि की बात कर रहे हैं, उसकी समझ में नौकरी पढ़ाई कुछ नहीं आ रही है। इतनी कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी गई। ये मटेरियल स्ट्रक्चर की विशेषता है, इसमें हलाने फलाने की बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वो भाई साहब अपने ही पतन के जश्न में जुट गए हैं और ऐसी बातों को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसी बातों की मांग कर रहे हैं जिसमें उनकी मनुष्यता का हनन होना है। ये जो है ना, ये चाहे जितना दुखद दारुण है, हम ये कह रहे हैं ना कि बहुत ही दिलचस्प है। पागल खाने में आज के हमारे जो लोक कला का विद्यार्थी है, उसके लिए इन स्थितियों से रूबरू। और हम आपको उदाहरण दें, देखिए ये कहा ना, केवल कोई ऐसा नहीं है कि मैं अजूबी बात कह रहा हूँ, इस बात को हमारे बुजुर्गों ने कितनी कितनी तरह से कहा है। और ये झगड़ा मुख्यतः वज्रयानियों का शुरू किया हुआ है। सिद्धों के यहाँ आप नाथों की रचनाओं को पढ़िए तो आपको लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ, जिस मूल्यबोध के खिलाफ झगड़े की बात कह रहा हूँ, ये उनके यहाँ बहुत गौर से देखा गया है। कबीर उसी परंपरा का अनुयायी था। यह उस ज्ञानात्मक चेतना का झगड़ा है जो भरत मुनि से बौद्धों के यहाँ तक चली गई है, जिसको पलट दिया गया और अब अंधेरे और अज्ञान की दिशा में ये काफिला चला जा रहा है। इस काफिले के ऐतिहासिक बोध पर अगर किसी को टिप्पणी करना हो, उनकी सामाजिक गतिविधि, उनके राजनीतिक बोध की तो बात छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं जब वो खुद ही नहीं जानते, तो उनको वो चाहे कविता लिखे चाहे मास्टरी करें। हिंदी में आज की तारीख में शोध बोध की जरूरत खत्म हो गई है विद्यार्थी के लिए। ये जो भीड़ फिनोमेनन है, जो मॉब है, ये क्लोज्ड माइंड का केस है। ये अश्वत्थामा का अवतार है, ये पागल कुत्ता है। ये पूरी संस्कृति है ना, ये पूरी परंपरा है। इसी को कहते हैं कि आप हमारी परंपरा नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनकी परंपरा ये वाली है और यही हिंदू संस्कृति है। इसमें किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने हिंदू को लेकर के बहुत मगन रहते हैं। हिंदू संस्कृति की हकीकत यही है। हिंदू के नाम पर जो स्टेब्लिश किया गया उसकी सच्चाई यही है। इनको रामराज मेरा एक प्रश्न दोनों साथ है। हाँ, क्या बोल रही थी सर? मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी जो लोकगीतों, हाँ सर आप कहिए। हाँ, क्या सर आप अपनी बात कहिए, मैं फिर कह रहा था, मेरा प्रश्न। हाँ, ये बात हम कह रहे थे। देखिए, ये कहा कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझें, बूझन हार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग भरमाया, और केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बाराहस रूपी बामन नाम धराया, केते बोध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया। केते सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, और केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्मो नहीं पाए, शिव सनकादिक हारे, और ताकि गति तुम कैसे जनी हो, खड़ा कबीर पुकारे। ये किस बात को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं कि इसको जान नहीं पाओगे? वो इनइक्वल ऑर्डर के ऑपरेशन को देख रहा था ना। जो इस इनइक्वल ऑर्डर के ऑपरेशन को देख रहा है, वो हमारी जो कहिए कि हकीकत है, हम पीड़ित तो है ही है, मान लीजिए कोई इसका या लाभार्थी भी है, लेकिन ये दोनों फरीक इसमें फंस रहे हैं। बहुत गौर तलब बात है कि इसमें, इस स्थिति में, इस मटेरियल ऑर्डर में जो इसका लाभार्थी है वह भी अपनी मनुष्यता गंवाने में फंस गया है। निराला ने इस बात को परिमल की भूमिका में, आप कोई चाहे तो पढ़ ले, देख लेंगे आप लोग या देखे होंगे, कि जिसको कहा कि ये चित्र प्रियता में उलझ गया है,
तो वो चित्र प्रियता किस बात की है? इसी बात की है कि जब पदार्थवादी चेतना का लोप हुआ या वो सीन से बाहर ढकेली गई, यानी अवतारवादी विचार इस तरह से प्रभावी हो गया, तो उसमें जो वो स्टोरी में मगन हो गए, घटना उन्होंने छोड़ दिया, वस्तु पक्ष वहां ओझल हो गया, आत्म पक्ष प्रभावी हो गया। ये जो आत्म पक्ष है, हर संदर्भ में आप देखिए, किसी भी बात में जो हिंदी जितनी हिंदी में चिंतन है, उसमें वो बात को किसी भी संदर्भ में शुरू करेंगे तो आत्मगत दायरों की तरफ ही वो रन करने लगेंगे। वो उसके वस्तु पक्ष को हर कॉन्टेक्स्ट में छोड़ता जाता है। हमारी चेतना की बनावट की विशेषता है, हो गई। ये हमारा रूप नहीं है पूरी, इसीलिए आर पार, जैसे केवल क्लास स्ट्रगल की बात नहीं, अगर इसी टर्म में कहें, इसके पीछे से आगे तक जो आर पार देख सकता है, जो देख सके, वो हमारे लोग को, हमारे साझा बोध को एड्रेस। वो बात बहुत सीधी हो सकती है, वो बात बहुत सरल हो सकती है, और कहिए कि कई बार एकदम से लगे कि जिसको लिखा उन्होंने कि वो आप किसी लोक कलाकार से जन्म लिए, तो उनसे आप बात करते समय ऐसे आपको लगेगा कि वो ऐसी चीजों को सुना देते हैं कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन गैर महत्वपूर्ण है, कौन कलात्मक है, कौन गैर कलात्मक है, किसमें बहुत संदेश है, किसमें नहीं है। ये सब बात उसके यहाँ काम नहीं करती। और एक बात ये कि जो लोक कला है, लोक चेतना है, उसके यहाँ एकता का, सामुदायिकता का, मनुष्यता का, सौंदर्य का, नैतिकता का एक दूसरा मान काम कर रहा है, करेगा। आप अगर उस मान को, उस मानकीकरण को, की प्रक्रिया को, वो किस तरह स्थिर हो रहे हैं, उस पर कोई गौर करे, तो वो लोग की चेतना की अभिव्यक्ति उसके यहाँ होगी। एक तरह की सौंदर्य चेतना हम लोग धारण करते हैं। हमारा जो नैतिक बोध है, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कर्मकांड हैं, तमाम टोटेम, ये सब तरह तरह हमारे सब संस्कृति का वो हिस्सा है, अनुष्ठान का हमारा कल्चर है। लेकिन उस अनुष्ठान परक चेतना में, उस अनुष्ठानिक कल्चर में, जिसमें एक समय यज्ञ वगैरह होते थे, उसका प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें जो है ये एक बड़ी परिघटना हुई। और दूसरी बात ये कि जो अनुष्ठान की बात आई, तो इसमें, इस मामले में बेंजामिन ने ये बात कही है अपने इसमें कि 18वीं शताब्दी में के अनवर्ड्स, खास तौर पर छापा खाना खुलने के बाद दो परिघटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने हमारे अनुष्ठानिक बोध को निर्णायक रूप से प्रभावित किया, जिसमें एक तो था कि छापा खाना, रिप्रोडक्शन, एक ही कलाकृति को बहुत से लोग एक साथ देखें, ये 16वीं शताब्दी के पहले एकदम अकल्पनीय बात थी। तो उसका जो आभा मंडल था कलाकृति का, या किसी सांगीतिक प्रस्तुति का गुरु शिष्य के दरमियान जो होती थी, वो रिकॉर्डेड रूप में जो लोग सुनते हैं उस चीज को, उनके यहाँ फिर वो आभा मंडल उस रचना के साथ जो खुशूसियत है, जो बिल खुशूस, वो उस रूप में नहीं रह जाती। वो कैसे समझ रहे हैं, उसमें क्या कमी है, क्या ठीक बेठीक अलग बात है, लेकिन एक चीज वो है कि उसमें जैसे ये मानते थे कि एक अद्वितीयता है जो अहस्तांतरणीय है ना, कला के साथ, कलात्मक किसी गतिविधि के साथ, किसी अभिव्यक्ति के साथ, उसमें कोई ऐसा आदिम आवेग है, ऐसी बात है, और इस तरह की चीजें उसके गह्वर में हैं कि जो वाद्य में जो झंकृत होता है, जो डिलीवर होता है, या सुर में जो डिलीवर होता है, उसको जैसा संवाद है, गीत की मार्फत जो श्रोता तक बात पहुंचती है, वो उसकी, कहिए कि उसकी आत्मा से जो संवाद होता है, वो वैचारिक दायरे को फांद करके होता है।
और वो ताल के स्तर पर होता है, वो ताल किस तरह से उससे संवाद करता है, किस तरह से उसकी क्या मैसेजिंग प्रणाली है, इस बारे में पता नहीं बहुत, मुझे तो इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है इसमें, कोई रासायनिक क्रिया तो हो रही है। तो इसलिए इन चीजों को जैसे थोड़ा लोक कला के, खास तौर पर लोक के प्रश्न को, उसमें जो चीजें स्थिर हो रही हैं उनके निश्चित होने का ढंग थोड़ा धीमा है ना। वो जो पूंजीवादी शहरी कल्चर है उसने दूसरे तरह से चीजों को ले आया है। और हम ये भी कहेंगे कि जो हमारा सामंतवाद जो गठित हुआ यहाँ, उसने भी चीजों को जिस तरह स्थिर किया, तो ये दो परिघटनाएं तीन इस तरह से हुई कि जिन्होंने, अब ये बात समझ लीजिए शोध का विषय हो गया है कि लोक क्या होता है। ये एक कहिए कि पिछड़ी हुई चेतना की वजह से, पिछड़े हुए आलोचनात्मक बोध की वजह से कठिनाई खड़ी हो रही है। मैं अपनी बात के समर्थन में एक प्रमाण आपको सुनाना चाहता हूँ। ये इतिहास यदि टुकड़ों और ठिल्ली का तो अंतराल या टूटन के नियमित प्रवाह भी नहीं है। इतिहास का अनुक्रम कभी बिना ठप हुए निरंतर बाधित होता रहता है। यही देखना पर्याप्त नहीं है कि किसी संस्कृति में परंपरा के तार कभी एकदम टूटते नहीं। यह भी मानना होगा कि बिना किसी संघर्ष के परंपरा अपने आप को प्रचारित ही नहीं करती, कि यह विघ्न बाधा से कभी मुक्त नहीं रही है। हर एक क्षण इसे कमोबेश गोचर संकटों, कमोबेश गंभीर विनाशों से खतरा बना रहता है। संस्कृत का इतिहास निरंतर किंतु अनियमित और अस्थिर परिवर्तनों की दृश्यावली है, या और ठीक ठीक कहें तो संस्कृत की डोर में निरंतरता और निरंतरहीनता दोनों ही तरह के धागे लगे रहते हैं। कुछ टूट जाते हैं और कुछ अटूट बने रहते हैं। सभी धागों के एक साथ टूटने का मतलब होगा सांस्कृतिक विनाश, जिसका कोई उदाहरण पश्चिम के इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन पूर्व के इतिहास में मिलता है, जिसका कोई उदाहरण, ये जो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो सांस्कृतिक नाश है, जो भक्ति भजन भगवान की वजह से घटित हुआ, खास तौर पर इस मूल्यबोध की वजह से हुआ, जो भेदभाव का है, इस भेदभाव ने, इस भक्ति भजन भगवान ने और वर्चस्व के आकांक्षी मुट्ठी भर, सचमुच मुट्ठी भर लोगों ने बेहतर मेहनत कर जनता को जिस तरह से अज्ञान और असत्य के अंधकार में ढकेला है, इसका पहले मूल्यांकन तो हो। इसके खिलाफ क्या होगा, क्या विचार होगा, ये तो अगली बातें हैं, पहले साफ तो हो। और जहां बूझनहार लोग भी जहां फंसे हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा विमर्श कर रहे हैं या कौन सा न्याय कर रहे हैं, तो कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं। तो ठीक है, ये लोग अपना पहले राष्ट्र ही बना लें, इसके सिवा क्या कहा जा सकता है। भाई जब जब कहने सुनने की सूरतें भी नहीं काम कर रही हैं, जब पढ़ी हुई बात भी नहीं समझी जा रही है, जब सुनी हुई बात चीख चीख कर सुनाई गई बात का अर्थ अपने श्रोता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस परिदृश्य में, उस परिदृश्य में अगर आप उस ऐतिहासिक चेतना की बात, उस बोध की समस्या की बात करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको एक हिस्सा गा के सुनाता हूँ, थोड़ा ये होगा, अच्छा लगेगा, रोचक आपको, कि जिस बोध की हम बात कर रहे हैं वो लोक में या गीत में हम हमारे यहाँ कैसे है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर सुना दूं 2 लाइन।
कि नहीं बासा जानावा के नाम हो वीरानावा, नहीं बासा जानावा के नाम हो वीरानावा, की तो ठग हरवन के गाम हो वीरानावा। महिलाओं के यहाँ विवाह समारोह में या किसी भी इस तरह के मौके पर जितने गीत गान अवध के हमारे जनपद में प्रचलित है, उनकी धुन विदेशिया है अधिसंख्य। वो भले सीता और राम का नाम लेती हैं विवाह के मौके पर, लेकिन उसकी जो धुन है, उसका जो राग है, वहां वही विछोर काम करता है, जो विदेशिया का प्राण तत्व है। तो ठग हरवन कई गाम हो वीरानावा, यहीं कई महानाया बात मनाई नाची है भैया, कि बोलेली कोयाली काम काम हो वीरानावा, कि बोलेली कोयाली काम काम हो वीरानावा, कि जवानी साथिया में पारिगा पारानावा, की जहां धारी उलटैबा पाम हो वीरानावा। हर गतिविधि में आत्मघात घटित हो रहा है। आप संस्कृत की विद्यार्थी के तौर पर देखें तो ये इतना भयानक मंजर है और होश उड़ा देने की बात है कि रतिया या रातिया बीरातिया ले चली आई, के मिलाना सुगानावा कई ठाम हो वीरानावा, के मिलाना सुगानावा कई ठाम हो वीराना। तो ये उसी डिस्कनेक्ट की बुहार है और ये विदेशिया है। ये तमाम पचरा से लेकर के जितने विवाह गीत ये सब हैं, ये सब विदेशिया है। हमारी तरफ विदेशिया की कोई मंडली अब नहीं पाई जा रही है, पता नहीं कब, कोई बहुत पुराने इस तरह से। लेकिन जो हमारे चमरुआ है, नौटंकी है और दूसरे तमाम कलाकार हैं लोक धुनों में और खास तौर पर महिलाओं के गायन में, शादी विवाह के मौके पर ही नहीं दूसरे मौकों पर भी वो उसका विषय वस्तु कुछ, उसका संदर्भ प्रतीक कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके राग को सुनेंगे, उसकी धुन को आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां विदेशिया बज रहा है, वहां विरह बज रहा है। तो ये एक खास तरह की परिस्थिति है। इसमें कुछ लोग कला का तत्व तो तलाश सकते हैं कि किस तरह से उसके क्या उसके प्रतीक हैं, क्या रूपक हैं, किस तरह का विन्यास है, कितनी कुशलता से पेश किया गया है और वहाँ किस तरह की सजावट है और किस विविधता बहुलता की सब बातें जो लोग संस्कृत के नाम पर करते हैं। तो वो ठीक है, वो उनका अपना विषय है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें जो उसका प्राण तत्व है, जो लोक के विद्यार्थी के आकर्षण की वस्तु है, वह दरअसल यही है। और इस रूप में ये जिसको सांस्कृतिक विनाश कहा ना, ये अगर ये परिघटना सचमुच, हम जैसे कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं, हम आपके सामने एक प्रस्ताव की तरह ही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक जागरण की थीसिस जिस तरह पर चलती आ रही है, आप समझिए कि भक्ति का मसला, भक्ति की आलोचना अगर स्पष्ट नहीं होगी तो इसमें लोक संबंधी चिंतन में चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और उसके लिए ये जरूरी है
कि हिंदी आलोचना में सामंतवाद की बहस को दाखिल हो और राष्ट्र को जिस तरह राष्ट्रवाद को समझते हैं उसका जो अखंडतावादी चिंतन है और खास तौर पर हिंदूवादी जो उसमें तत्व है उसको आप थोड़ा उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये तो विचार की बात है। जमीन पर जो आप कह रहे थे समाधान क्या है, तो समाधान ये है कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी के इस इनइक्वल ऑर्डर को ठीक करना होगा। अगर आप मानसिकता, मनोदशा, विचार, अनुभव, अनुभूति ठीक करना चाहते हैं और इसकी गंभीरता को समझें कि यहाँ पर पीड़ित किस दशा में, लाभार्थी तो मान लीजिए सत्ता संपत्ति का सुख भोग रहा है, यहाँ तो अछूत बना दिया भाई पूरी बस्ती की बस्ती को। इनको ऐसा गाना सिखा दिया कि उनको उस गाने का अर्थ समझने की जरूरत ही नहीं है। तो यह जो कठिनाई में डाल दिया, ऐसा चैप्टर पढ़ लिए हैं कि वो बिना मुक्त हुए मानेंगे नहीं। भक्ति से ही पेट नहीं भरा, वो मुक्ति के चक्कर में पड़ गए। तो ये तो उलझे हुए लोग, बात ये है कि उलझे हुए लोग, इनकी उलझन को ठीक ठीक देखने की जरूरत है लोक कला के हमारे विद्यार्थी के तौर पर। और इसमें हम कुछ एक जैसे लोक के कुछ सामान्य जैसे चित्रण के तौर पर, एक पहचान के तौर पर कहना चाहते हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि सामूहिक कला है। तो सामूहिक कला है या कोई बहुत आदिम आवेग है, रोमांटिसिज्म की जो धारा है, उस रोमांटिकों ने इस चीज को बहुत बाल सुलभ बताने की जो कोशिश की है, तो वो ऐसा होता नहीं है। ये बात सही है कि लोक की जो सामग्री है, लोक चेतना की जो व्यक्तिगत सामग्री है, जिसको लोक के तौर पर स्वीकृत किया जाता है, वो किसी का व्यक्तिगत उत्पादन नहीं माना जाता। लेकिन यह भी मान के रहना चाहिए कि उसमें वैयक्तिक तत्व होते ही हैं। कला के किसी भी रूप में वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता एक ही साथ होती है। मौलिकता और परंपरा, तकनीक और उसका रूप, विचार और अंतर्दृष्टि, इनका जो द्वंद है, इसी द्वंद में एक रचना बनती है, वो चाहे लोक की हो या कोई दूसरी हो। बात बोध के, ऐतिहासिक बोध की, खास और ऐतिहासिक पक्ष की बात हम कह रहे हैं। और ऐतिहासिक का मतलब दार्शनिक सिरे उस सिरे पर कोई कवि या कलाकार कितनी गंभीरता से, कितनी दूर तक, कितनी व्यापकता में उसको समझ पा रहा है। दूसरे लोग भी वही कोशिश कर सकते हैं, उनकी अलग अलग गतियां हो सकती हैं। तो एक लोक कला के या लोक चेतना के विद्यार्थी के तौर पर हमको पूरी सीन को, जैसे पूरा कैनवस देखना पड़ेगा। एक विहंगम दृष्टि की अपेक्षा की जाती है अगर आप लोक का अध्ययन करना चाहते हैं। इसकी जो तमाम परतें हैं, तमाम जो उलझाव खड़े हुए हैं हमारे बोध पर, हमारी चेतना पर, उनकी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे मैं आपको साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि ये इसको कहा ना कि ईश्वर अल्लाह दोनों 420 ही है, तो मंदिर मस्जिद जब तक स्ट्रक्चर के रूप में आपके समाज के बीच में मौजूद है, तब तक आप हीनता और निम्नता की क्या समस्या है, ये आम आदमी को, आम जनता को, खास तौर पर हिंदी क्षेत्र में आप नहीं समझा सकते। वो उसी बुद्धि से वो जो विकास करने लगेंगे तो क्या होगा, उसका नतीजा आप देख लीजिए। वो तो आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ बढ़ रहे हैं ये उनको जानने की जरूरत भी खत्म हो गई है। तो अब उनको बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ जाए जहां तक उनको बढ़ना है, पहले आगे ही बढ़ लें। तो ये जो कठिनाई खड़ी हुई है, ये कठिनाई खास परिस्थिति में खड़ी हुई है। ये सब बंद बुद्धि का कमाल। इसको आप प्रॉपर्टी रिलेशन को ठीक नहीं करेंगे। मैं उसी समाधान की ना, जैसे कोई ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई बहुत निराशाजनक बातें कर रहा हूँ कि यहाँ तो सब जो है नहीं सर,
नहीं नहीं सर, आपकी बात, आप जो बात रख रहे हैं वो जो एक पूरी समानांतर परंपरा रही है उसकी बात रख रहे हैं, और जो सामूहिकता का प्रश्न है, जो साझी विरासत का प्रश्न है, और एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, जो कि आज के समय में हम उसे पूरी तरह से खारिज होते हुए देख सकते हैं। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो हम उसे बहुत अच्छे से देखते हैं। और इसी उसमें मेरे मन में एक प्रश्न था कि जैसे आपने भक्ति और मुक्ति की बात की, मतलब मुक्ति के प्रश्न को भी आपने, मतलब कि अध्यात्म के प्रश्न को भी, अध्यात्म और भक्ति के प्रश्न को भी उलझा दिया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि जो, जैसे आप लोक का अध्ययन करते समय विचारधारा और दर्शन की दृष्टि को से देखे जाने की बात कर रहे हैं, तो आपके पूरा वक्तव्य में ही एक प्रश्न उभर कर आता है कि अध्यात्म और भक्ति दो अलग चीजें हैं या दोनों एक ही हैं, या दोनों को मतलब एक कर दिया गया है? आपका इस बारे में क्या मत है? ये अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कि देखिए किसी भी संदर्भ में, हर कॉन्टेक्स्ट में अतीन्द्रियता के और किसी कहिए कि जैसे स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, वो उसके लिए ये कहा ना कि अद्वय चित्त तरुवरह गौ तिहुण वित्थार, जो हमारा आद्य चित्त है वो उस पेड़ की तरह है, अद्वय चित्त तरुवरह गौ तिहुण वित्थार, वो तीनों लोक में फैला हुआ है ना। हमारी जो आद्य चेतना है, जिसको आद्य चेतना कह रहे हैं, उसका विस्तार तीनों लोकों में है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा बोध है, जो हमारी चेतना है, उसमें उसका साझा है, वो सकल मनुष्य का है। यानी कि जो आत्म से आध्यात्मिक बना है, जिसको हम लोग बहुत गलत व्याख्या में देख रहे हैं, क्योंकि आत्म का जो प्रश्न है वही आध्यात्मिक है, और आत्म जो विस्तार है यानी कि व्यक्ति के जो स्थान की और जो उसकी उदात्तता की स्थिति है, वो अध्यात्म में देखी जाने की जरूरत है। क्योंकि जबकि आजकल भक्ति और अध्यात्म को एक ही करार दे दिया गया है। देखिए इसीलिए ये बात जो है, इसको ठीक ठीक देखने की जरूरत है। भक्ति जो है, भक्ति जो है ये मैंने एकदम बाकायदा डेफिनेशन विद्वानों ने जो बताया है उसके मुताबिक मानिए, हाँ, भक्ति जिसको कहते हैं वो दास्य भाव है। ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप प्रभु के चरणों में अपने को, अपना सब कुछ ना, क्या लगे मेरा, सब कुछ है तेरा। तो ये जो सब कुछ है तेरा जो सिखाने के लिए जो जो जो, जो ये है ना, वो भक्ति है। ठीक, ये बुरी है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तरफ से तो बहुत नेट कट रहा है, और 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें, अगर कुछ आपको बहुत जरूरी कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो कह के हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसमें जैसे मैं एक बात आखिर में ये कहना यही चाहता हूँ कि इसमें जैसे लोक कला के विद्यार्थी के तौर पर हमें तो लोक साहित्य पर, लोक अवध की प्रदर्शनकारी कलाओं पर शोध करना था। तो लेकिन शोध करने की प्रोसेस में अब जब इस तरह से समझ में आने लगा कि ये तो ये हो रहा है, तो उसमें फिर सांस्कृतिक प्रचार की एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि जिसमें हमारा जो, हम लोग एक ग्रुप के साथ में, एक हमारे साथी लोग हैं, नगारे की टीम है, तो हम लोग गायन में जाते हैं, बिरहा और इस तरह के दूसरी तमाम धुनों पर उसमें पूरा लंबा गायन होता है। आप लोग जानते हैं, बिरहा की टीम है हमारी। तो उनके साथ हमने देखा कि ये जितना लोग गा रहे हैं ये सब पौराणिक फ्रेम में है।
तो वो जो पौराणिक फ्रेम में है, तो वहां तो जिस भक्ति भजन भगवान की स्तुति की जा रही है वो तो मनुष्य विरोधी है, वो तो श्रम विरोधी है, वो तो जन विरोधी है। तो लेकिन अब गाना वही हो गया है। तो एक ऐसी परिस्थिति, मैं इस बात के साथ ही इसको खत्म करना चाहता हूँ कि आप इस विदारक तस्वीर को अपने साथ रखें, सुनने वाले सभी साथियों को, कि गाने वाले को नहीं पता कि वो गा क्या रहा है, सुनने वाले को नहीं पता कि वो सुन क्या रहा है, फिर भी गाना चल रहा है। झूम झूम के सब गा रहे हैं और श्रोता एकदम मुग्ध हुए बैठे पड़े हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत ही चिंताजनक है। आप लोग इस पर विचार करें। ये किसी भी हम समझते हैं कि लोक कला के विद्यार्थी के लिए एक सोचने समझने की चीज है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और राजेश जी को धन्यवाद, मिथिलेश जी आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस मौके पर बोलने के लिए। और इसमें जो लोग बाद में सुनेंगे, तो अगर किसी की कोई टिप्पणी है, हमारी बात से कोई सहमति असहमति है, मतभेद है, तो उसका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया ब्रजेश जी और मिथिलेश जी, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा है आज का। और किसी और दिन ब्रजेश जी, आपकी मंडली जो है, अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम जब भी कहीं कोई आयोजित करती हो, या उनका कोई रिकॉर्डिंग आपके द्वारा हो, तो हम कभी उसे भी सुनना चाहेंगे पूरी मंडली के साथ में। दिन कोई भी हम उसके लिए एक अलग से आयोजन करेंगे आपके द्वारा, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीजें लोक को शास्त्रीयता से जो आपने ग्रहण किया उसे लोक पे उतारने का काम कर रहे हैं। तो लोक और शास्त्र के बीच का द्वंद्व नहीं है, बल्कि शास्त्रों की जो विसंगतियां हैं और लोक की जो संगतियां, उनके साथ संगत मिलाने का काम आप कर रहे हैं। तो ये इसके साथ हम सब लोग अरावली संवाद की पूरी टीम किस दिन आपके उस अभियान में सुनेगी सबको। तो जब भी कोई हो, आप हमें कोई दिन हो तो बताइएगा, हम लोग उस दिन और समय के अनुसार फिर से आनंद लेगा उन चीज़ों का। शेयर करेंगे, साझा करेंगे आप सबको। हाँ, एक बार आप सबका और अपने सभी श्रोताओं का, सभी मित्रों का हार्दिक आभार, और इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद।